हेलो डिएवियंस, अभी हम लोग सोशल साइंस के चैप्टर नंबर 8 को रिवाइज करने वाले हैं। ये एक शॉर्ट वीडियो रहने वाला है जिसमें कि कम समय में हम लोग पूरा चैप्टर रिवाइज कर लेंगे, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगा। इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपको इस वाले बुक में मिल जाएंगे। इस बुक को परचेज कर लीजिएगा। यहाँ पर क्लिक करेंगे व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर तो आपको बुक को परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा अभी जो हम लोग नोट्स डिस्कस करने वाले हैं उसको भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। उसका PDF आपको हमारे वेबसाइट www.davguru.in पर मिल जाएगा। इस चैप्टर में सबसे पहले हमें समझना है कि मॉडर्न पीरियड कब से कब तक के समय को हम लोग कहते हैं। द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री इज जनरली कंसिडर्ड टू हैव बिगन इन 18th सेंचुरी। मॉडर्न पीरियड की शुरुआत भारत में हम लोग 18th सेंचुरी के शुरुआत से मानते हैं। मतलब जब 18th सेंचुरी की शुरुआत हुई तभी भारत में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई थी। 18th सेंचुरी की शुरुआत में ही मुगल एम्पेरर औरंगजेब का डेथ हो जाता है 1707 में, और इसी के साथ भारत में मॉडर्न पीरियड की शुरुआत मानी जाती है। अब 18th सेंचुरी पढ़ के बच्चों को लगता है कि ये समय 1800 से लेकर 1900 के बीच का होगा, लेकिन ऐसा गलत है। 18th सेंचुरी का मतलब हुआ कि 1700 से लेकर 1800 के बीच का समय। तो ये चीज़ आप अच्छे से याद रखिएगा। मॉडर्न पीरियड में इंडिया में हमें एक पॉलिटिकल शिफ्ट देखने को मिलता है। मतलब जो पावर पहले मुगलों के हाथ में हुआ करता था वो पावर उनके हाथ से फिसलते जा रहा था और वो पावर गेन कर रहे थे ब्रिटिशर्स यानी कि अंग्रेज। द डिक्लाइन ऑफ ओल्ड मुगल सिस्टम लेड टू द इमरजेंस ऑफ न्यू पावर्स एंड आइडियाज ऑन इंडियाज पॉलिटिकल हॉरिजन। मॉडर्न पीरियड में इंडिया में नए नए पावर्स का इमरजेंस होने लगा, नए नए पॉलिटिकल पावर्स डेवलप होने लगे और इंडिया का पॉलिटिकल हॉरिजन जो है वो बदलने लगा, यानी कि इंडिया का पॉलिटिकल सिस्टम बदलने लगा। इस पीरियड में यूरोपियंस का इन्फ्लुएंस भारत में बढ़ने लगा था। कई सारे यूरोपियन देश भारत आने लगे थे व्यापार करने के लिए। फ्रेंच भी आए थे, पोर्टुगीज भी आए थे, डच भी आए थे और ब्रिटिशर्स भी आए थे, जिसमें कि अल्टीमेटली ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे डोमिनेंस स्थापित कर दिया। द अराइवल एंड इवेंचुअल डोमिनेंस ऑफ यूरोपियंस पर्टिकुलरली द ब्रिटिश मार्क द डॉन ऑफ दिस एरा। और उन्हीं के डोमिनेंस के साथ मॉडर्न पीरियड का जो एरा है उसकी शुरुआत हो जाती है। अंग्रेज आए तो थे केवल व्यापार करने, लेकिन धीरे धीरे वो एक्सप्लॉयटेशन करने लगे, भारत के लोगों का गलत फ़ायदा उठाने लगे, क्योंकि यहाँ पे कोई स्ट्रॉन्ग पावर था ही नहीं। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया फेस्ड पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन। उसके बाद राइज हो जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी का। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। इनिशियली अ ट्रेडिंग एंटिटी, द कंपनी लेवरेज्ड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। भारत में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, कोई भी राजा मजबूत नहीं था, और राजा मजबूत थे भी तो वो बटे हुए थे, अलग अलग हिस्सों पे रूल करते थे। इसी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी का फ़ायदा वो लोग उठाए टू सीज कंट्रोल ओवर लार्ज पार्ट ऑफ द कंट्री, और भारत देश के एक बड़े हिस्से पर उन्होंने अपना कंट्रोल बना लिया। उसके बाद हो जाता है 1857 का रिवोल्ट, 1857 की क्रांति। मंगल पांडे वाला चैप्टर आपने पढ़ा होगा। उसके बाद ये जो पावर है ईस्ट इंडिया कंपनी का पावर, इसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है ब्रिटिश क्राउन की तरफ। 1858 में ब्रिटिश क्राउन इस पावर को अपने अंडर ले लेती है और एक तरह से इंडिया जो था वो कॉलोनी बन चुका था ब्रिटेन का। ब्रिटेन की महारानी डायरेक्टली इंडिया पर रूल करने लगी थी। फॉलोइंग द रिवोल्ट ऑफ 1857, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर ऑफिशियली ट्रांसफर टू ब्रिटिश क्राउन इन 1858, वही यहाँ पे बताया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है की इवेंट्स इन द स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। भारत की आज़ादी की लड़ाई के दौरान क्या क्या ऐसी मुख्य घटनाएं हुई थी उसके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहला है 19th सेंचुरी मेजर्स। अंग्रेजों ने 19th सेंचुरी में ऐसा क्या किया था जिसके कारण उनका पावर बढ़ गया था। द ब्रिटिश कंसोलिडेटेड कंट्रोल थ्रू मिलिट्री एक्शन। मतलब अंग्रेजों ने अपनी सेना बना ली थी भारत में आकर। आए तो थे व्यापार करने, लेकिन वो धीरे धीरे यहाँ पे अपनी सेना तक बना लिए थे। द इंट्रोडक्शन ऑफ रेलवेज, उन्होंने रेलवे को इंट्रोड्यूस कर दिया था। पोस्टल सर्विसेज उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। एंड वेरियस लेजिस्लेटिव एक्ट्स, और यहाँ पे रहकर वो लोग कानून तक बनाने लगे थे। तो जब इतना कुछ वो करने लगे तो धीरे धीरे उनके हाथ में पावर भी बढ़ने लगा। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का इस्टेब्लिशमेंट होता है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में इस्टेब्लिश की जाती है, बनती है एक नई पार्टी। और इससे पहले भी पार्टीज बनी थी, लेकिन वो सब नेशनल लेवल पे अपने आप को स्प्रेड नहीं कर पाए थे। इसीलिए मेनली हम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में ही पढ़ते हैं जब भी इस पीरियड की बात होती है। द INC फॉर्मेशन वाज अ पिवटल इवेंट विथ लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स ऑन द नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बनना एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी, जिसके कारण से नेशनल मूवमेंट यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ने लगे। उसके बाद 20th सेंचुरी की शुरुआत में भी कई सारी घटनाएं घटती है, जैसे कि पार्टीशन ऑफ बंगाल। बंगाल का विभाजन कर दिया जाता है धर्म के आधार पर, ताकि फूट डालकर शासन किया जा सके। द फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है। INC के अलावा एक नई पार्टी बनाई जाती है स्पेशली मुस्लिमों के लिए।
द होम रूल लीग की स्थापना की जाती है, एंड जालियांवाला बाग मैसेकर, जालियांवाला बाग हत्याकांड भी उसी पीरियड में होता है। उसके बाद जाकर 1947 में हमें आज़ादी मिलती है अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी एंड अदर नेशनल फिगर्स। इंडिया एंडेड ब्रिटिश रूल ऑन 15 अगस्त 1947, इस दिन हमें आज़ादी मिल जाती है। द कंट्री वाज पार्टीशन्ड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, लेकिन भारत को दो हिस्सों में बांट दिया जाता है, इंडिया और पाकिस्तान। नेक्स्ट टॉपिक है सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन। इतना सब कुछ जो हमें पता है, ये सब हमें कैसे पता है, क्या सोर्स है हमारे पास? क्या उस समय सौरभ जोशी था जो कि व्लॉग बनाता था और अपने व्लॉग में बताता था कि आज ये हुआ? नहीं था ना। तो उसके बहुत सारे सोर्सेस है जिससे कि हमें पता चलता है एग्जैक्टली उस समय क्या क्या हुआ था। पहला सोर्स है ऑफिशियल रिकॉर्ड्स एंड डॉक्यूमेंट्स। उस समय के बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि अभी तक हमारे पास है, जिनको म्यूजियम में, लाइब्रेरीज में रखा गया है। उसकी मदद से हमें ये सारे इन्फॉर्मेशन मिलते हैं। एग्जाम्पल के लिए सबसे पहला है ब्रिटिश रिकॉर्ड। की एडमिनिस्ट्रेटिव डॉक्यूमेंट्स इंक्लूड मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। उस समय मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म लाया गया था, जिसके तहत मुसलमानों को अलग से इलेक्टोरेट देने की बात की गई थी, यानी कि मुसलमानों का नेता अलग होगा और वो अलग से सेपरेटली उनके लिए वोटिंग करेंगे। हिंदू का कोई इन्वॉल्वमेंट उसमें नहीं होगा या दूसरे धर्मों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा। ये 1909 में लाया गया था, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो हमारे पास अभी है। नेक्स्ट है साइमन कमीशन रिपोर्ट। साइमन कमीशन का रिपोर्ट 1927 में बनाया गया था, और ये रिपोर्ट क्यों बनाया गया था? ताकि भारत के संविधान में, उस समय भारत का अपना संविधान नहीं था, अंग्रेज लोग अपने हिसाब से एक संविधान बनाए थे जिसके अकॉर्डिंग वो भारत में काम करते थे। तो उसमें चेंजेस लाए जा सके ताकि इंडियंस का पार्टिसिपेशन को बढ़ाया जा सके, लेकिन उसमें कोई इंडियन ही नहीं था। मतलब इंडिया के लोगों के लिए वो कोई रिपोर्ट बनाए थे, लेकिन उसमें किसी इंडियन का इन्वॉल्वमेंट था ही नहीं, इसीलिए इसका विरोध किया गया था 1929 में। और उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 आया था। इसके तहत प्रोविंशियल ऑटोनॉमी दी गई थी, मतलब बहुत सारे क्षेत्रों को ये स्वतंत्रता मिल गई थी कि वो अपने हिसाब से रूल कर सकते हैं, लेकिन उनको अंग्रेजों के अंडर में ही रहकर काम करना पड़ेगा। और इस तरह से इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया गया था। फेडरल स्ट्रक्चर अभी भारत में है, यानी कि एक सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है। स्टेट गवर्नमेंट अपने मन से काम करती है, लेकिन सेंटर के अंदर ही रहकर वो काम करती है। कुछ इसी तरह का सिस्टम इस एक्ट के थ्रू इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था। पार्लियामेंट्री बिल्स। उस समय जो अंग्रेजों का पार्लियामेंट चलता था, उसके जो बिल्स होते थे, उसका भी लिखित डॉक्यूमेंट हमारे पास है। लेजिस्लेशंस लाइक इल्बर्ट बिल एंड आर्म्स बिल प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू द गवर्नेंस एंड सोशल कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। इल्बर्ट बिल इसीलिए लाया गया था ताकि भारत में रहकर भारत का जज यूरोप के नागरिक पर भी मुकदमा चला सके। और आर्म्स बिल इसीलिए लाया गया था ताकि भारत के लोग आर्म्स न रख सके, यानी कि हथियार न रख सके। उसके बाद गवर्नमेंट सर्वेज होते थे। अंग्रेज अलग अलग तरह के सर्वे कराया करते थे ताकि भारत पर अपनी पकड़ को और मजबूत बना सके। रिपोर्ट्स ऑन ट्राइब्स, कास्ट एंड लैंड रिवेन्यू सेटलमेंट्स वर क्रिएटेड टू हेल्प द ब्रिटिश एडमिनिस्टर इंडिया मोर एफिशिएंटली। वो लोग ट्राइब्स पे सर्वे करवाते थे, कास्ट सर्वे करवाते थे, लैंड रिवेन्यू सर्वे करवाते थे, ताकि इंडिया को वो लोग बेहतर तरीके से एडमिनिस्टर कर सकें। सेकेंड है लिटरेचर एंड पर्सनल राइटिंग्स। उस समय की किताबें, उस समय के पर्सनल राइटिंग्स भी हमारे लिए सोर्सेज की तरह काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए कई सारी किताबें उस समय की हमारे पास अभी है। एग्जाम्पल के लिए आनंद मठ नाम का एक नॉवेल था जो कि बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने लिखा था। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ महात्मा गांधी ने लिखा था। अनहैप्पी इंडियन लाला लाजपत राय ने लिखा था। इन किताबों से हमें उस समय की कई सारी घटनाओं के बारे में पता चलता है। गांधी स्मृति में एक म्यूजियम है जहाँ पे 60,000 बुक्स रखे गए हैं एंड 6,000 ओरिजिनल फोटोग्राफ्स रखे गए हैं गांधी जी के। इसके अलावा उनके लिखे गए लेटर्स और स्पीचेस का भी संग्रह वहाँ पे है। उस समय कई सारे स्लोगन्स भी दिए गए थे नेताओं के द्वारा, जिससे कि उस समय लोगों की भावना कैसी थी उसके बारे में हमें पता चलता है। पैट्रियोटिक कॉल्स लाइक फ्रीडम इज आवर बर्थ राइट, जिसको बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। यू गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। रिफ्लेक्ट्स द नेशनल फर्वर ऑफ द एरा। इन स्लोगन से हमें उस समय के लोगों के उत्साह और जोश के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट है मास मीडिया एंड डिजिटल रिसोर्सेस। मास मीडिया किसको कहते हैं? ऐसा मीडिया जो कि बहुत सारे लोगों तक जाता है। एग्जाम्पल के लिए न्यूज़पेपर, रेडियो। तो न्यूज़पेपर उस समय चलता था, वो सब अभी भी हमारे पास है। Important sources include the London Times, Bombay Times and वर्नाकुलर पेपर्स। वर्नाकुलर पेपर किसको कहते हैं? जो कि लोकल भाषाओं में छपता था, जैसे कि केसरी मराठी में छपता था, अमृत बाजार पत्रिका बंगाली में छपता था। अंग्रेजों ने उस समय सेंसरशिप भी किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाकर उन्होंने वर्नाकुलर न्यूज़पेपर पर बैन लगा दिया था। वॉज पास्ड स्पेसिफिकली
टू सप्रेस एंटी गवर्नमेंट राइटिंग्स इन न्यूज़पेपर्स। न्यूज़पेपर में जो अंग्रेजों के खिलाफ लिखा जाता था उसको सप्रेस करने के लिए, दबाने के लिए उन्होंने ये एक्ट लाया था। इंटरनेट एंड डेटाबेसेस, बहुत सारे ऑनलाइन डेटाबेसेस भी बनाए गए हैं जिसकी मदद से हम लोग हिस्ट्री के डिटेल्स को एक्सेस कर सकते हैं। डिजिटल लाइब्रेरीज एंड रिसोर्सेज लाइक डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी एंड विकीपीडिया प्रोवाइड वेरीफाइबल हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन। डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी आप इसको इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं और विकीपीडिया इसको भी आप इंटरनेट से एक्सेस कर सकते हैं। इसकी मदद से हम लोग हिस्ट्री के बहुत सारे इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है फिजिकल एंड ओरल एविडेंस, उसमें आता है आर्किटेक्चर और ओरल हिस्ट्री। आर्किटेक्चर की बात करें तो विक्टोरिया टर्मिनस बना हुआ है मुंबई में, गेटवे ऑफ इंडिया बना हुआ है मुंबई में, विक्टोरिया मेमोरियल बना हुआ है कोलकाता में। ये सब उस समय के आर्किटेक्चरल स्टाइल के बारे में हमें बताता है और इससे भी हम लोग कई सारे इन्फॉर्मेशन को गेन कर पाते हैं। ओरल हिस्ट्री की बात करें तो पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर्ड बाय दोज हु पार्टिसिपेटेड इन द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफर अ यूनिक पर्सपेक्टिव ऑन द लाइफ एंड कंडीशंस ऑफ दैट टाइम। उस समय के लोगों का जीवन कैसा था, कंडीशन कैसा था, इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने भी हमें बताया है जो कि कुछ सालों तक जिंदा थे या अभी भी जिंदा हैं। फाइनली हमने इस चैप्टर को पूरा रिवाइज कर लिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर के लिए आप ये वाला बुक परचेज कर लीजिएगा। व्यू प्रोडक्ट के आइकन पर आपको परचेज करने का लिंक मिल जाएगा। लेफ्ट साइड में क्लिक करके आप इसी तरह के और भी चैप्टर के रिवीजन वीडियोस देख सकते हैं और राइट साइड में क्लिक करके आप अगला वीडियो देख सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।